बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर सेल साइकिल में आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस का आगे फेजेस को हमने डिस्कस करना है, क्योंकि माइटोसिस के जो इंट्रोडक्शन है इसको पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में हमने इसको कवर अप कर लिया था। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। ये है कि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके माइटोसिस और मियोसिस का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो छोटी टर्म्स होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप छोटी छोटी टर्म्स को स्किप ना किया करें, इसको याद रखा करें। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने लगा हूँ ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको ईजी में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, और इस लेक्चर को पूरा देखना और नोटबुक पे इसको नोट भी कर लेना। अच्छा, सबसे पहले अगर हम माइटोसिस देखें तो माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस एक सिंपल सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। अगर पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद होगी। फ़र्ज़ करें पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी, 10 होगी। तो माइटोसिस सिंपल क्या है, सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की जो डिवीजन होती है वो इक्वली डिवीजन होती है। अच्छा, अब हमने एक पढ़ा था इंटरफेज़ और एक पढ़ा था माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ में हमने ये कहा था कि सिंपल उसकी सेल्स जो सेल डिवाइड होना है उसकी सेल की प्रिपरेशन होती है, सेल की तैयारी होती है। जब वो माइटोटिक फेज़ में एंटर हो जाता है तो फिर उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जिसकी डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर डिवीजन होती है किसकी, साइटोप्लाज्म की। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोकाइनेसिस। ये हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल स्टडी किया हुआ है, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये देखो, कार्डियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी लेकिन बहुत सारे फेसेस से गुजर के न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होती है। तो साइटोकाइनेसिस की तो एक ही फेज़ है, एक ही फेज़ में सेल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता हुआ फिर इस फेज़ में एंटर होगा। तो सबसे पहले जो फेज़ है वो है प्रोफेज़, फिर है मेटाफेज़, फिर है एनाफेज़, फिर है टीलोफेज़। न्यूक्लियस की टीलोफेज़ पे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो साइटोकाइनेसिस मीन के सेल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो हम इसके 1 बाय 1 फेज़ को डिस्कस करेंगे और गौर से सुनना कि डिवीजन कैसे होती है और कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर हम प्रोफेज़ की बात करें, ये है हमारे पास है प्रोफेज़, और ये हमारे पास है सेल। ये हमारे पास क्या है, एक सेल मैंने ड्रा कर दी। क्लियर। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और हमारा सेल के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। हमारा सारा जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो किस पे होगी, इस न्यूक्लियस के ऊपर होगी। अभी जो हम फेज़ डिस्कस करने लगे हैं, फिर मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ को डिस्कस करेंगे। हमारी सारी कंसंट्रेशन अभी किस पे है, न्यूक्लियस पे है। जब हम इस फेज़ में एंटर हो जाएंगे तो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सेल पे जाएगी। क्लियर होगी। अभी सारी तवज्जो हमारी किस पे रखनी है, हमने न्यूक्लियस पे रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक मटेरियल पाया जाता है, इस तरह का बिखरा हुआ एक मटेरियल होता है इस तरह, और इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक बिखरा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। क्या कहते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल। अब ये जो
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये बिखरा हुआ होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता, बिखरा होता है। उस बिखरे हुए जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या ये बिखरा रहता है? नहीं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब बिखरा हुआ है तो उस वक्त उसका नाम क्रोमेटिन मटेरियल होगा। जब ये जो बिखरा हुआ है जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। और ये हमारे पास है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। और जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है तो एक शक्ल बनाता है, उस शक्ल को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्कूल की। स्कूल में ब्रेक टाइम क्या होता है? बच्चे बिखरे हुए होते हैं, बच्चे कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। लेकिन असेंबली में क्या होते हैं? असेंबली में सारे बच्चे एक लाइन वाइज में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन बन जाती है। जैसे हमें पता लगता है एक लाइन बन गई। लेकिन जब बच्चे बिखरे होते हैं हमें नहीं पता लग रहा होता है कौन सा बच्चा किस साइड पे, कौन सी क्लास है, ये है, वो सारे बिखरे होते हैं। लेकिन जब वो क्लास जब असेंबली होती है तो एक क्लास इधर, एक क्लास इधर, हम इजीली उसको बता सकते हैं ये क्लास ये है, ये क्लास ये है। इसी तरह जब क्रोमेटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब बिखरा हुआ होगा तो हमें नहीं पता लगेगा। जब ये जुड़ जाएगा, जब ये कंडेंस हो जाएगा, फिर एक उसका, इस टर्म को हम नाम क्या देंगे? क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्रोमेटिन मटेरियल कोई और चीज़ है और क्रोमोसोम कोई और चीज़ है। क्रोमेटिन मटेरियल जब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बिखरा हुआ होगा उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। जब वो बिखरा हुआ स्ट्रक्चर इकट्ठा होकर एक चीज़ बनाएगा उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने, जब हम इंटरफेज को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक फेज़ पढ़ा था, एस फेज़। अब एस फेज़ किसे कहते हैं? सिंथेसाइज फेज़। उसमें क्रोमोसोम क्या हुए थे? डुप्लीकेशन हुई थी, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई थी। मींस के एक क्रोमोसोम ने एक और क्रोमोसोम मींस के सिस्टर क्रोमेटिड बनाया था। तो ये हमारे पास है एक, इसके साथ एक सिस्टर क्रोमेटिड भी अटैच है। अब इसको सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहा जाता है? इसको सन क्रोमेटिड क्यों नहीं कहा जाता? सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए कहा जाता है कि सिस्टर कौन सी जनरेशन है? मींस के फीमेल जनरेशन है। अब जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो किसके थ्रू बढ़ती है? फीमेल के थ्रू बढ़ती है। इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया? सिस्टर क्रोमेटिड का नाम दिया। बस आपने इतना याद रखना है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि इसके दरमियान ये ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जहाँ से आपस में जुड़े हुए होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ऐसा पॉइंट जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब ये हमारे पास क्या है? सेंट्रोमियर। क्लियर? अच्छा, इधर बात खत्म नहीं हो जाती। अभी हम क्रोमोसोम को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम न्यूक्लियस की तरफ, अभी न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये जो हमारे पास, ये इसको हमने कह दिया कि ये सेंट्रोमियर, इस लोकेशन का नाम सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे क्या होती है? एक प्रोटीन अटैच होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर पर जो प्रोटीन अटैच होती है उस प्रोटीन को हमने नाम क्या दिया? उस प्रोटीन को हमने नाम दिया क्या? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, प्रोटीन एट सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का भी आपको पता लग गया। ये देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन आपने इन टर्म्स को याद रखना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। क्लियर? अच्छा, ये टर्म्स हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। आगे आपने पढ़ा होगा कि इधर होते हैं सेंट्रियोल। क्या होते हैं? अब प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज में ये होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इधर हमारे पास होते हैं सेंट्रियोल। अब सबसे पहला जो स्टेप है, सेंट्रियोल क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट होंगे। सेंट्रियोल क्या होंगे? डुप्लीकेट होंगे।
इसका एक एक वर्ड आपने गौर से सुनना है। सेंट्रियोल क्या होंगे? सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी, सेंट्रियोल 2 बन जाएंगे। इधर ये सेंट्रियोल 2 बन गए। अब आपने एक और भी बात याद रखनी है, आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में सेल एंड टिश्यू में, जो ऑर्गेनेलिज हमने पढ़े थे। सेंट्रियोल अगर एक है तो उसको सेंट्रियोल कहेंगे, हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये। अगर 2 सेंट्रियोल है तो उसको कलेक्टिवली उसका नाम क्या देंगे? सेंट्रोसोम का नाम देंगे। क्या देंगे? सेंट्रोसोम का नाम देंगे। अब ये 2 है, इसको हम नाम क्या देंगे? सेंट्रोसोम का। अब ये पहले एक ही था, लेकिन प्रोफेज में अब न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, तो न्यूक्लियस की डिवीजन में ये हेल्प करता है। क्लियर? अब सबसे पहले क्या होगा? सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी, 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे। जब 2 सेंट्रियोल बनेंगे तो क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल बनेगा, ये दोनों सेंट्रियोल ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये अपनी पोल की तरफ रहेगा और ये किधर चला जाएगा? इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा। तो मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? अच्छा, जब ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा तो इधर भी सेंट्रियोल आ गया। अच्छा, अब इधर क्या होती है? इधर एक प्रोटीन बनती है, इधर एक प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है सेंट्रियोल में। माइक्रोट्यूब्यूल से, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और वो किससे मिलकर बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इधर जो हमें प्रोटीन मिलती है उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे वो क्या बनाएगी? स्पिंडल फाइबर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पिंडल फाइबर, धागे नुमा क्या बनाएगी? एक शक्ल बनाएगी। तो ये क्या बनाती है? इधर स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल्स में हमें एक चीज़ मिलती है, प्रोटीन मिलती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मिंग। और ये कौन बना रहा है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बना रही है। इतनी बात क्लियर होगी? अब ये देखो, अब जब ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे तो फिर उसके बाद स्टेप शुरू हो जाएगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का क्या स्टेप शुरू होगा? न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर का मतलब है गायब हो जाएगा। कुछ एंजाइम है वो क्या कर देंगे? इसको डिग्रेड कर देंगे। ये हमारे पास ये जो है ये क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? वो डिसअपीयर हो जाएगा। दोनों क्या हुए? डिसअपीयर हो गए। ये न्यूक्लियोलस है, ये भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह गया? क्रोमोसोम रह गए। और ये जो क्रोमोसोम होंगे, अब ये क्रोमोसोम वाज़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम सामने आ जाएंगे। अब क्योंकि ना इनके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इनको कोई चीज़ इस कवर अप कर रही है। क्लियर होगी? जब ये सामने आ जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर इनको क्या कर लेंगे? अपने साथ अटैच कर लेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या कर लेंगे? अटैच कर लेंगे। किन को अटैच कर लेंगे? क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच कर लेंगे। क्रोमोसोम इनके साथ। अब क्रोमोसोम को किस जगह से अटैच करेंगे? अब हमने इधर पढ़ा था कि इधर क्या होती है? ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब इसको कहाँ से इसको पकड़ेंगे? जहाँ पे प्रोटीन होगी, काइनेटो कोर प्रोटीन होगी, वहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? इसको पकड़ लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये रैंडमली मतलब क्रोमोसोम को पकड़ लेंगे, फिर आगे इसकी रीअरेंजमेंट होगी, वो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो कि प्रोफेज में क्या क्या चीज़ हुई। प्रोफेज में जो पहला अमल हुआ, क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बन गए। क्लियर हो गया? पहली चीज़ बनी। दूसरी चीज़ सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हुई।
प्रोफेज में दूसरी ये चीज़ हो रही है, डुप्लीकेशन हुई। तीसरी चीज़ ये हुई तो जब डुप्लीकेशन होगी स्पिंडल फाइबर्स बन गए, तीसरी बात ये हुई कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो डिसअपीयर हुआ। चौथी बात ये हुई कि न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है डार्क स्पॉट वो भी डिसअपीयर हो गया। और पांचवी बात ये हुई कि जो स्पिंडल फाइबर थे और क्रोमोसोम आमने सामने आ गए और वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम को अटैच कर लेंगे। और अटैच भी कौन सी जगह से करेंगे, ये जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन है यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम को पकड़ लेंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो स्पिंडल फाइबर जहाँ से काइनेटोकोर को पकड़ रहे हैं, अब उसको हम ये भी कह सकते हैं काइनेटोकोर फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा था आज का प्रोफेज का जो लेक्चर था ये था। फिर हम कल इंशाल्लाह मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को डिस्कस करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा माइटोसिस का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इसलिए पढ़ाया ताकि आपको इसकी अच्छी खासी समझ आ सके और आप इस लेक्चर को नोट भी कर लेना। फिर भी अगर आपका इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात रह गई है। एक बात ये रह गई है कि जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स में सेंट्रियोल्स तो नहीं होते, अब उसमें ये जो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की वो कैसे होती है। सिंपल छोटी सी बात है, जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स है हमारे पास, प्लांट सेल जो होता है उसमें ये हमारे पास प्लांट सेल है। अब देखो प्लांट सेल में इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द वैक्यूल होता है, इसके दरमियान में क्या होता है, वैक्यूल होता है, और साइड पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस साइड पे होता है। अब देखो इसमें अगर सेल की डिवीजन होनी है तो कैसे होगी। सबसे पहले जो वैक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और जो न्यूक्लियस है वो किधर आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। अब इसमें सेंट्रियोल्स तो है नहीं, तो फिर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे। अब इनके ऊपर हमें क्या मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिलती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है। और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेगी, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी। फिर स्पिंडल फाइबर्स बना के फिर जैसा ये ऐसा अमल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गए, क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह ये प्लांट सेल में सेल की डिवीजन होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स तो होते नहीं। तो इसमें एनिमल सेल में ये फ़र्क याद रखना, इसमें सेंट्रियोल्स हैं तो सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। इसमें सेंट्रियोल्स है नहीं तो फिर स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे, प्लांट सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और वो स्पिंडल फाइबर बनाएगी। इस तरह ये इनमें सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।